हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीबीटी 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जनवरी में हुआ था 2019 में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट्स। डिसाइड which of the argument is or are strong with respect to the question. Is boarding school system beneficial to children? तो जो बोर्डिंग स्कूल भेजे जाते हैं, जो घर से दूर बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या वो बेनिफिशियल है बच्चों के लिए? तो इसमें आर्गुमेंट है बेनिफिशियल है, यस। तो आर्गुमेंट क्या है कि बोर्डिंग स्कूल सिस्टम सेपरेट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम विच इज़ बेनिफिशियल। तो बच्चों को घर से सेपरेट कर रहा है बोर्डिंग स्कूल, तो ये बेनिफिशियल है। जब बच्चों को घर से सेपरेट किया जाएगा तो वो उनको कल्चर नहीं मिलेंगे, संस्कार नहीं मिलेंगे, वो उनको वो नैतिक अपब्रिंगिंग नहीं मिलेगी, वो मॉरल अपब्रिंगिंग जो कि ज़रूरत होती है, जो नैतिकता घर पे हमें माता पिता से मिलती है, वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। नो, गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में डैमेज चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विथ देम। ठीक है, एनजाइटी वगैरह, एलोन रहेगा तो फीलिंग आएगी, एनजाइटी एंसियस रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड तो है आर्गुमेंट, तो ये सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओनली आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Who among the following represent full authority of लोक सभा? तो हमारे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्लियामेंट कंटेन्स थ्री, हैविंग थ्री ऑर्गन। लोकसभा, ये भी PYQ में पूछता रहता है, SSC में, रेलवे के एग्जाम्स में, अदर वनडे एग्जाम्स में, बैंकिंग में, कि पार्लियामेंट कंप्राइजेस थ्री, नॉट टू। थ्री कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के अंदर ही आता है, बहुतों को पता नहीं होता, कंफ्यूज रहते हैं। बट प्रेसिडेंट विल नॉट सिट इन साइड द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट का वो पार्लियामेंट कंप्राइसिस करता है प्रेसिडेंट, बट वो अदर MP और जो चेयरमैन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनकी तरह वो पार्लियामेंट में बैठेगा नहीं रेगुलरली। वो सिर्फ जब सेशन स्टार्ट होता है तब बैठता है वो। तो इसका आंसर, हाँ, लोकसभा जो है, लोकसभा का लेना देना, स्पीकर का लेना देना लोकसभा से है, और चेयरमैन का लेना देना राज्यसभा से है। चेयरमैन, ये कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल, इसके ऑथर हैं सुभाष चंद्र बोस। बाकी इस इंडियन स्ट्रगल, इंडियन करके बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक है न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया जो है वह एनी बेसेंट का है। न्यू इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी का है। यंग इंडिया गांधी, ये है एनी बेसेंट का। उसके बाद एक है इंडिया डिवाइडेड, वो भी इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया डिवाइडेड, ये हमारे राष्ट्रपति, जो पहले फर्स्ट राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद, उनका है। ऐसे कुछ और बुक है, जैसे एक है बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके राइटर हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इंडिया से रिलेटेड, जिसमें इंडिया आता है, जैसे न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमें पैटर्न फाइंड करना है। जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, क्या पैटर्न आएगा? तो देखो 3, 5, सबसे पहले देखते हैं प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ इसमें सीन होगा। तो पहले सीक्वेंस में देखते हैं 3 to 5, 5 to 9, 9 to 15, ठीक है। 2, 4, 6,
ओके, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 12, मतलब 2 2 6। तो यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो रहा है, मतलब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पैटर्न नहीं है ये। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है 2 4 4 2 9, पूरा मतलब हमें कोई प्रोग्रेशन नहीं मिल रहा है इसमें। तो एडिशन समथिंग 315, 5 3 जा 15, 4 2 जा 6 2 जा 12, और हाँ पैटर्न मिल रहा है हमें, पैटर्न मिल गया। ये है 5 into 3, ये आ जाता है 15, 6 into 2 ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीज कर रहा है नंबर, तो यहाँ पे 4 into 2, यहाँ पे हमें पैटर्न समझ में आ रहा है 2 into 9। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मिल रहा है, इधर का नंबर मिल रहा है हमें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर का नंबर मिल रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का 18 मिल जाएगा। इसका पैटर्न है इस तरीके का, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न चल रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एवरग्रीन क्वेश्चन, वन लाइनर, बहुत ही मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इजी और हमेशा पिक किए जाते हैं, रिवोल्ट से, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी हमें सबको पता है, सिपॉय म्यूटिनी जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ये 1857 में हुआ था। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों की पूरी जो है उनकी प्लानिंग बदल गई, उनका जो रवैया बदल गया इंडियंस को लेके और यहाँ के लोगों को लेके, और उन्होंने जो है जो जो कंपनी रूल थी ये कन्वर्ट हो गया क्राउन में। और उसके बाद एक डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 10 मई को हुआ था 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इसमें रिमाइंडर ऑफ फंक्शन दिस इज व्हेन डिवाइडेड बाय a-1/2, मतलब ये 4a⁻³ माइनस 12a² प्लस 14a-3, ये एक फंक्शन है, इसको जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर का आएगा। तो हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, a-1/2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है ना, हम a की जो वैल्यू 1 है आ रही है, इसको जब पुट करेंगे ना इसमें, अगर 0 आ गया इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है। अगर 0 नहीं आया, जो भी वैल्यू आया वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो a इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसको वैल्यू पुटिंग करते हैं, 4 माइनस 12 प्लस 14 -3, ये हो जाएगा -8 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 3। ये बट आंसर आया है 3/2। इट मीन्स ये क्वेश्चन गलत है और आरआरबी ने इसे डिलीट किया था, आरआरबी डिलीटेड। ऐसे कई क्वेश्चन है जो आरआरबी डिलीट करती है हर साल अपने एग्जामों में, जिनमें से ये भी एक क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 तब आता जब ये यहाँ पे a-1/2 होता। इस तरीके से अगर ये दिया होता तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है समथिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द greatest number which divides 13, 26 and 39 and gives the remainder as 1 2 3। तो रिमाइंडर दे रहा है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि जब उस नंबर से ये डिवाइड होंगे तो ये रिमाइंडर देंगे। तो ऐसा करते हैं, जो रिमाइंडर है ना उनको सब्ट्रैक्ट करके फिर उनका हम HCF ले लेते हैं। तो 13, 26 और 39, इसमें ये रिमाइंडर 1 देगा, ये 2 देगा और ये 3 देगा, तो ये हो जाएगा 12, 24 और ये हो जाएगा 36। अब इसका जो HCF होगा ना वही होगा, तो इसका HCF आएगा 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इनका HCF कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि गिवन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ द
द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 0, कोई 3 नंबर है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर। तो अगर 3 नंबर्स के एडिशन 0 है, इसका मतलब उनमें से कम एक ऐसा नंबर होगा जो नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं, हमें एज्यूम ही तो करना है, तो एज्यूम कर लेते हैं एक 1 है, फिर 2 है और -3 है, आगे इनका सम 0, ठीक है। इनको हम कैसे करेंगे फाइंड? अब क्या कह रहा है कि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो ये हो गया। अब इनका जैसे ही बोल रहा है वैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ऑलवेज बी इक्वल टू द, ठीक है, ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दोज नंबर। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ दोज नंबर्स, इनके क्यूब निकाल लेते हैं। 1 प्लस 8 माइनस 27, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 18, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर -18, ठीक है। ये किसके है? जो सेकंड ऑप्शन है उसमें। अब ये इनका जो प्रोडक्ट है ना, क्या होगा? इनका प्रोडक्ट कितना होगा? इनका प्रोडक्ट तो होगा -6, तो -6 का हमेशा 3 टाइम्स ही तो है ये, तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये अक्सर आ रहे हैं क्वेश्चंस में, एग्जामों में अक्सर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होता है? रिवर, गंगा, वाटर बॉडीज। तो देखो, गंगा क्या है? एक रिवर है। गंगा एक रिवर है, और रिवर क्या है? एक वाटर बॉडी है। क्वेश्चन 2, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? OECD, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स अक्सर पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, यूपीएससी से लेके एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, उसके बाद बैंकिंग, और वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे इंस्टीट्यूट के पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर जो कि न्यूज़ में हो, रिसेंटली न्यूज़ में रहते हैं। एकदम से कोई अननोन और जो न्यूज़ में नहीं है, आउट ऑफ न्यूज़ है, उन इंस्टीट्यूट के और उन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे OECD जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस। उसके बाद हमें ध्यान देना होगा, कई ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि यूएन के हैं न्यूयॉर्क में, WHO जेनेवा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इसका है द हेग। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम न्यूज़ में, जब हम अपडेट रहेंगे न्यूज़ से, तो हमें ये याद रहती हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा नेशनल पार्क पे है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, और ये फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। बहुत सारे और नेशनल पार्क है जहाँ पे वन हॉर्न राइनो है, जैसे मानस है, वो भी वहीं है, असम में ही है मानस नेशनल पार्क। उसके बाद साउथ इंडिया में भी हैं काफ़ी, तो लेकिन काजीरंगा मेनली वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू स्पेस। स्पेस में पहला पर्सन जो फ्लाई किया था यूरी गैगरिन। यहाँ पे एक नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम कंफ्यूज करते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी बहुत नाम है, ये नाम बहुत ही पॉपुलर है, अक्सर जीके में आता है। तो जो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाया होगा या फिर जिसकी थोड़ी सी मेमोरी वीक होगी वो कंफ्यूज कर जाएगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है। इनका रिलेशन मून पे है, इन्होंने मून पे पहली बार चला था। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये मून से रिलेटेड है और स्पेस से रिलेटेड है गैगरिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। बहुत ही बेसिक सवाल है और अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी सवाल है, इजी जीके है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज 2079, HCF इज 27, एक्स इज 189, तो वाई हमें फाइंड करना है। इसके रूल है सिंपल एकदम। देखो, दो नंबर्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो HCF
और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है अब इसमें, देखो इसमें गिवन और फाइंड, गिवन फाइंड, मैथ में सिर्फ यही देखना होता है गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो HCF दे दिया, LCM दे दिया, x की वैल्यू दे दी, y फाइंड करना है, सिंपल है। तो y को कर लेंगे 2079 इंटू 27 डिवाइड बाई 189। तो 9 3 जा 27 एंड 9 21, 3 7 जा, इसको 7 को जब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 297, तो 297 हमारा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को हमें सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। सम एग आर अनियन, ये एग है और ये ओनियन है। ऑल अनियन आर ब्लू, सभी ओनियन जो है ये ब्लू है। ये बन गया, वेन डायग्राम बन गया। अब इससे हम कंक्लूजन को सेटिस्फाई कराते हैं। ऑल एग आर ब्लू, ऑल एग आर ब्लू कभी नहीं, पहला कभी नहीं होगा सेटिस्फाई। ऑल अनियन आर एग, ऑल अनियन आर एग कभी नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट खुद पहले स्टेटमेंट ने ही अपने से कहा था कि सम ऑनियन, सम एग आर ऑनियन, तो सम ऑनियन आर एग, ठीक है। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अमीर खुसरो, बड़ी फेमस पर्सनालिटी, लिटरेचर में इनका बहुत योगदान है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चूंकि फेमस पर्सनालिटी है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पटियाली यूपी में है एक जगह, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, डेथ हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन का औलिया जो है, निज़ामुद्दीन का औलिया है दिल्ली में, उसके सामने इनकी मज़ार टाइप की बन रखी है, कुछ स्मारक टाइप का। तो ये हो गए हमारे अमीर खुसरो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि वैल्यू ऑफ दिस, दिस मतलब 1/36.18 इज 0.0276। तो नीचे अब इसमें क्या है, इसमें इतने डेसिमल बढ़ा दिए, कितने डेसिमल लगाए हैं इसने डिनोमिनेटर में, 2 3 4 5 डेसिमल लगाए हैं ना, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 50, तो ये हो जाएगा 0.0276 इंटू 1 2 3 4 5। तो जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2760, और यही हमारा आंसर है, एकदम इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अ सम ऑफ मनी invested for 8 years on 5% per annum simple interest amounted to 175 rupees on maturity. अब what was the sum invested, मतलब हमें sum मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, PRT डिवाइड बाई 100, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेचोरिटी पे 175 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो आई हो गया, हाँ, मतलब सम का ये 8 इंटू 5 कितना हो गया, 8 5 ज़ा 40, ये 40% इंक्रीज हो जाएगा सम का, ठीक है। मतलब अगर सम 100 होगा तो ये 140 हो जाएगा। अगर फिर इसको रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो सम अगर 5 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। बट सम दे रखा है 175, तो 175, ये कितना टाइम्स है, 25, तो यहाँ पे भी 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 125 प्रिंसिपल। ये एक शॉर्टकट मेथड है, ये जो मैंने किया है ये शॉर्टकट मेथड है, जो कि फेमस है, जो कि सभी कराते हैं, फार्मूला से भी हो जाएगा। ये आई है, तो हमें क्या करना है, P प्लस
PRT डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 175। इसमें हमें क्या करना है, P को कॉमन ले लेना है, तो 1 प्लस 40 बाई 100 इज इक्वल्स टू 175। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, P इज इक्वल्स टू 125 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 12 पीपल, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 12 people can sweep the floor in 4 days with 12 broom. In how many days can 8 people sweep the floor with 8 broom? देखो, 12 people अगर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? डेज तो बढ़ेंगे ना, तो कितने 12 टाइम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12 आदमियों का एक काम, एक आदमी कर रहा है काम, तो 48 डेज लगेंगे। तो 8 पीपल कितना करेगा कितने दिन में, तो डिवाइड बाय कर देंगे, 8 6 48, 6 डेज आ जाएगा आंसर। हमारा आंसर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर क्वीन विक्टोरिया proclamation declared that thereafter India would be governed by and in the name of British monarch through a secretary of state। मतलब इंडिया जो है वो अब ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा गवर्न किया जाएगा, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये अभी ऊपर जब क्वेश्चन आया था रिवोल्ट का 1857 का, तो मैंने बताया था कि उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की मेंटालिटी, उनके थॉट प्रोसेस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है। चेंज अगले ही साल हो गया था 1858 में, उसी समय प्रोक्लेमेशन आया, कंपनी से क्राउन रूल हो गया इंडिया में, और इंडिया बन गया फुल्ली इंपीरियल स्टेट, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गई इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, इसमें एक पैटर्न दे रखा है, उसको केयरफुली देखना है। बिल्कुल पैटर्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम केयरफुली देखेंगे। देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत समय कम होता है तो पैनिक कर जाते हैं, और जिनके मैथ्स और जिनको नंबर से खेलना नहीं आता वो तो वैसे भी इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इनमें ना हमें पैटर्न देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कितने घट रहे हैं कितने बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम घटना बढ़ना वाला देखेंगे, जैसे ये 13 और 15, 2 2 और ये 8, यहाँ पे क्या है 3 11 5, कोई पैटर्न नहीं है इन दोनों में, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब देखते हैं समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुछ, तो इसमें जो 25 है, अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 28 आ रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ऐसा करते हैं, पूरे को एक बार ऐड करते हैं, पूरे जो सर्कल में जितने नंबर्स हैं ना पूरे ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 28 28 38 45 70, ये हो जाएगा, ये भी 70, ये हो जाएगा 10 15 50 60 70। ओके, मिल गया हमें क्लू, 70 70 70, ठीक है। 70 इसको करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 50 60 10 आ रहा है। 70 बनाने के लिए इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, हमारा आंसर मिल गया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल? द मेजर ऑफ एन एंगल इज 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, अगर कोई एंगल है, सपोज कर लो x, हमारे पास कोई एंगल है x, कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये जो है ये है एक्चुअली में 180, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे उसका हाफ है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पर ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 180 और x इज इक्वल्स टू 60 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3। वैल्यू फाइंड करनी है cos के पावर 3, cos थीटा पावर 3 प्लस साइन सेक थीटा पावर 3। अच्छा, cos सेक है, ठीक है। तो अगर 3 है ना पावर, तो क्यूब करके देखते हैं एक बार, सबसे बेस्ट तरीका है।
क्योंकि यहाँ पे √3 अगर यहाँ पे समथिंग 1 होता या 0 होता तो हम थीटा की वैल्यू अज्यूम करके इक्वेट करके उसको निकाल लेते। बट यहाँ पे √3 किसी भी वैल्यू पे कॉस और सेक के थीटा के √3 नहीं आ रहा है, 0 डिग्री पे भी नहीं आ रहा है, 45 डिग्री पे नहीं आ रहा है, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे नहीं आ रहा है ये। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा ना, क्यूब ही कर लेते हैं। देखो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसका क्यूब इज इक्वल्स टू √थीटा का क्यूब। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3 होता है ना, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 3√3। यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3, और इसकी वैल्यू √थीटा दे ही रखी है तो वही लिख लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2 मतलब 7 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 50 बट नॉट बाय 100। ये सब क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक बार एग्जाम से पहले इनके कॉन्सेप्ट हमें थोड़े से रिवाइज करने होते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या है ना, क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाय 50, 50 से डिविजिबल होना चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए। तो 50 से डिविजिबल कौन होगा, 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, लेकिन उसमें से 100 में एक्सक्लूड भी करना है। देखो कैसे करते हैं इनको, इसको ना हम पहले इसमें से हम 50 निकालेंगे कैसे भी। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये है 2 1 प्लस 3 कर 1 प्लस 2 कर सकते हैं इंटू 3 इंटू 5 2 प्लस 2 इंटू 7 और 2। यहाँ पे हमने 5 के पावर के साथ छेड़ा है, 2 के पावर के साथ छेड़ा है, क्यों, क्योंकि यही हमें 50 और 100 बना के देंगे। 3 और 7 तक अभी 100 और 50 बनाएगा नहीं। अब क्या करना है, 2 इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 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 5 इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 7 के स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 2 और ये दोनों मिला के हमें 50 मिल रहा है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, 2 के स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब है, सॉरी, इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ये 50 से हमें 50 के हमें निकालने हैं फैक्टर्स, ठीक है, जो डिविजिबल 50 से डिविजिबल कौन होंगे, तो ये 50 कर दो अलग, इनमें से हमें निकालना है। अब देखो अगर 50 में एक 2 और मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100 हो जाएगा, तो हमें 2 के पूरे के 2 के फैक्टर्स को हटा देना है, 2 के सारे टर्म्स को हटा देना है, क्योंकि हमें 100 नहीं बनने देना है इसको। अब ये कभी 100 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ये फार्मूला जो है हाउ मेनी फैक्टर्स, तो फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, पावर जो है ना उनमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है पावर्स को, 3 + 1 2 + 1 2 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 9 9 4 36। टोटल 36 फैक्टर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 70। कोई रेक्टेंगल है उसका लेंथ जो है ना वो 70% इंक्रीज कर दिया गया है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द विड्थ टू मेंटेन द सेम एरिया। मतलब हमें जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमें सेम रखना है, एरिया हमें सेम रखना है, बट लेंथ इंक्रीज हो गया है। तो देखो अगर कोई सपोज करो लेट लेंथ उसका क्या है, लेंथ है उसका 70, ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसका 10 लेंथ है, ठीक है, 10 है लेंथ, और उसका ब्रेथ मान लेते हैं हम 100। तो हमें एरिया कितना मिलेगा रेक्टेंगल का, 1000। अब उसका वो 70% बढ़ गया है,
तो उसका लेंथ हो गया 70, ठीक है। ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, ओके, ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है। 1000 डिवाइड बाई 17, तो ये हो जाएगा आई थिंक 5 और 9, 59 पॉइंट समथिंग, 59% आ गई वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसकी कितना ये डिक्रीज हो जाएगा, ये इतना इसको ब्रेड्थ को डिक्रीज कर देंगे तो ये इसका एरिया जो है वो मेंटेन रहेगा। 26 क्वेश्चन में है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्लांट द्वारा किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और CO2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका एक पूरा इक्वेशन है, और वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इक्वेशन ही आ जाएगा क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन में आ सकता है बिल्कुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब H2O ऐड होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। और कई बार ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ रखा है जो कि है 6C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और कई बार डायरेक्ट ग्लूकोज का फार्मूला पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2020 में, अक्टूबर 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुनील अरोरा थे। अभी कौन है? अभी मतलब जनवरी 2025 में है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया? E.M. फॉस्टर। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, ये हमें याद हैं तो हमारे लिए इजी हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को लेके ज़्यादा लोड नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब हम पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ही है क्योंकि ये एक रैंडम फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये फैक्ट है पॉलिटी का। इसमें कह रहा है टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट है 2-11-17, इतने दिन लगे थे। 1946 में हमारा वो हो गया था, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी और उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था पूरा। उसमें जो बहुत सारी कमिटीज बनी थी जिसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी टोटल 6 मेंबर थे और जिसमें अंबेडकर जो हैं, अंबेडकर चेयरमैन थे। तो इससे रिलेटेड इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो बनाया गया है वो कब बना था? 2010 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है, और खास बात ये है कि जो इसके चेयरमैन है ना, ये ऑलवेज रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, रिटायर्ड जज ही बनते हैं। एक तो ये, दूसरा ये अभी मतलब जनवरी 2025, इस समय इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। डैश अ 17-year-old गर्ल फ्रॉम सूरत अपॉइंटेड एज रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब ये इंटरनेशनल करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
ESS is a computer-based system that allows users to transform enterprise data. तो ये ESS है क्या? ये है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एक्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं जैसे DBMS हुआ, HTTP, ये सारे टर्म्स के URL, इनके हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ये भी बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है। और हिस्ट्री अगर कोई स्टार्ट करेगा हिस्ट्री पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, तो ये सब फैक्ट इजीली वो याद रखेगा क्योंकि बहुत ही इजी फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में इस तरीके का जो पैटर्न है उसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हमें वैल्यू उनकी फाइंड करनी है। तो देखते हैं 25, 64, 5, 8, 13, बिल्कुल पैटर्न समझ में आ रहा है। ये 84 क्या है, 8 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, और इन दोनों का एडिशन 30 है, 13 है। 144 और 36, 6 का 12 का, मतलब ये एकदम अंडर रूट चल रहा है ये पैटर्न। इधर जो दिया है उसका अंडर रूट करेंगे तो ये इधर लिखेंगे और उसके बाद दोनों का एडिशन कर देंगे। तो मुझे लगता है इसका 11, क्योंकि 121 11 का है और 9 का स्क्वायर 81 है और दोनों को ऐड करके 20। तो ये पैटर्न बहुत ही इजी रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में दिया है स्पीड ऑफ 3 cars are in the ratio 2:3:4, ratio of respective time taken by these cars to travel the same distance। तो स्पीड दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है, इनका टाइम। तो पहले देखते हैं स्पीड और टाइम का इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, इसका हम इनवर्स कर देंगे इन वैल्यूज का, और उसके बाद फिर इसको हम एक कॉमन जो एलसीएम आएगा दोनों का, जो एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6:4:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये गिवन है सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 में है सेटलिंग डाउन ऑफ heavier insoluble component of a mixture of water and insoluble substances is called। मतलब ये अगर जार है, इसमें पानी है और इसमें अगर कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे सैंड है हुआ, छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे बहुत सैंड से घुले हुए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो पानी में बैठ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो बैठना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेटलिंग डाउन। इवापोरेशन क्या है, जब ये पानी जो जार में रखा हुआ है इवापोरेट हो जाए, जब इसको सनलाइट के द्वारा, हीट के द्वारा ये उड़ जाए और गैसियस फॉर्म में चला जाए। डिकेंटेशन मतलब कि सेपरेट करना, डिकेंटेशन मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में सॉलिड को सेपरेट कर लेना। फिल्ट्रेशन मतलब कि एक छन्नी, जैसे चाय है, चाय छानने का प्रोसेस फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन हो गया सेटलिंग डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये पूरी तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विमेंस डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का सबसे पहला ओपन होता है, ये गेम होता है और ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जिस साल एग्जाम होगा उस साल का हमें अपडेट रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज द पार्ट ऑफ एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 से 45 तक हुआ था, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई अगर हो रही है तो दो लोगों के बीच में होगी, तो एक था अलाइड फोर्स, अलाइड पावर, और दूसरा था एक्सिस पावर। ये जो अलाइड पावर थे
इनमें था यूएस, यूके और सोवियत, जो कि रशिया डोमिनेटेड। उसके बाद एक्सीज में हमारे एक्सीज में थे जर्मनी और इटली, जापान, ये थे एक्सीज पावर। और इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और इस एक नोटिस करने वाली बात यह है कि कितना शॉकिंग है कि हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि रशिया, सोवियत यूएस के साथ था और जापान यूएस के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था, जबकि करेंटली जापान और यूएस एक बहुत ही अच्छे अलाइड हैं, एक अच्छे फ्रेंडली कंट्री हैं और दोनों मतलब सेम व्यूज़ रखते हैं अपने, और हर जगह उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो एक दूसरे से तालमेल बना के चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है वाल्टर इज हेजनबर्ग्स ट्विन ब्रदर, हेजनबर्ग इज ईवा's ब्रदर, न्यूटन इज ईवा's फादर एंड स्काइलर्स ब्रदर। ठीक है, वाल्टर और हेजनबर्ग ब्रदर हैं, दोनों ब्रदर हैं। हेजनबर्ग इज ईवा's ब्रदर, ये ईवा का भी ब्रदर है। न्यूटन इज ईवा's फादर, न्यूटन जो है ये ईवा के फादर हैं। एंड स्काइलर ब्रदर, न्यूटन जो है वो न्यूटन इज ईवा's फादर एंड स्काइलर्स के ब्रदर हैं। ठीक है, Skylar is the mother of 2 children. Skylar is the mother of 2 children and has 2 nephew, मतलब 2 children भी हैं और 2 nephews भी हैं and 3 nieces. ठीक है, How is Skylar related to Walter's mother? Skylar वाल्टर्स की जो मदर है, मतलब जो इनकी वाइफ हैं, उनसे इनका क्या रिलेशन है? तो वो उनकी जो है हस्बैंड की सिस्टर है, एकदम सिंपल है। बट यहाँ पे ये और इनकी इतनी सारी 2 बच्चे हैं, 2 नेफ्यू हैं, ये सब बताने की क्या जरूरत है? इलॉजिकल है, ये टाइम वेस्ट है पूरा। इसीलिए कई बार हम ऐसे लंबे क्वेश्चंस को ना डायरेक्ट हम ये भी देख सकते हैं कि पूछा क्या है, मतलब क्या है क्वेश्चन, चाहता क्या है आंसर। तो अगर हम ये पहले पढ़ लेते ना, स्काइलर रिलेटेड टू वाल्टर्स मदर, तो ये हमें ये सब चीजें ना थोड़े हमें 1 आध मिनट हमारे बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे बिफोर एग्जाम 6 मंथ्स के, तो उस समय इसका रेलेवेंस है इस तरीके के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है हमें पैटर्न देखना है और जो क्वेश्चन मार्क है इसको फाइंड करना है। पैटर्न देखो क्या है, 8 7 6, मतलब इन दोनों के बीच का, दोनों का, ठीक है, इसमें 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 3 का, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 मेंटेन होगा, कुल मिलाकर यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्योंकि ये 6 है, ये 8 है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 42, इसके पहले जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो हमने देखा था कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट डैम, ये सब हमने देखा था। लॉन्गेस्ट रिवर हो गई नाइल, सेकंड हो गई अमेजोन जो कि ब्राज़ील में है, और ये हो गया तुम्हारा यांगसे चाइना में है, अमेजोन ब्राज़ील में है, और गंगा तो हमारी इंडिया में है। इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 43 में क्या कह रहा है? 43 में है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज albinism is written as 79, how will neuron be written in that code? ये क्वेश्चन होते बड़े इजी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट कराते हैं हमारा। तो देखो ये है, तो हम थोड़ा एक बार ना इसके लिए कर लेते हैं नंबरिंग, A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. A L B I N, फिर I, फिर S, फिर M. अब इसको एडिशन करना है हमें, तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 12 24 37 51, अच्छा ठीक है 79 आ गया. जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया 79. इसका मतलब ये अल्फ़ाबेट्स के एडिशन है और कुछ नहीं है. तो जब हम न्यूरॉन्स के जब हम ऐड करेंगे तो हम एक बार ऐड कर लेंगे तो 87 आएगा. तो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट पे था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 है, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 4000 ईच. ठीक है. गेन्ड 15% ऑन वन, लॉस्ट 15% ऑन अदर. मतलब 4000 है और 15% का लॉस हो रहा है एक पे, प्रॉफिट हो रहा है, और एक पे 15% का लॉस हो रहा है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेटिव. ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें एग्जाम में, पैनिक नहीं होना है. इजी होते हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं. देखो दोनों का एसपी तो दिए रखा है, ये एसपी है, ये बेचा गया है. ठीक है. देखो एक केस है ना, 100 रुपये में अगर कोई सामान है और 15% प्रॉफिट लेना है हमें, तो 115 में बेचना पड़ेगा. ये 4,000 के. एक केस ये है. दूसरा केस ये है कि 100 रुपये का सामान है, अगर लॉस में बेच रहे हैं 15% का, तो 85 में तुम्हें उसको सेल करना होगा, बेचना होगा. ये भी ठीक है. हम यहाँ से ना सीपी इसको बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट. कॉस्ट प्राइस किसका, प्रॉफिट के केस में, और कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में. तो सीपी प्रॉफिट के केस में क्या होगा, तो देखो 4000 डिवाइड बाय 115 इंटू 100, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी. तो ये क्या है, 4000 डिवाइड बाय 115, ये 23 8 1 2 3 4, 23 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आई थिंक 3 जो जाएगा. ठीक है. ये आएगा 4, फिर इधर वैल्यू 7 8, इतना आ गया. अब कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में जब ये लॉस ले रहा है तब आएगा 4000 डिवाइड बाय 85, और ज़ीरो हम इसी में ऐड कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 1 2 3 4. पर जब इसको इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है 17, ये आ रहा है आई थिंक 4, और इसमें से इसको इधर देंगे तो 706. अब क्या है, हमें लॉस, अब देखो ओवरऑल तो लॉस ही होगा, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट जो मिलता है, सक्सेसिव वाले जो फार्मूला होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो लॉस ही आ रहा है. ठीक है. तो अब ये हो गया, तो लॉस इज इक्वल्स टू, टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी हुआ 34784706. ये दोनों प्लस करना है, माइनस 8000. तो ये हो जाएगा आई थिंक, ये हो जाएगा 4818 माइनस 8000, ये हो जाएगा 184.
क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120? अब 120 नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120, ठीक है। तो 120 के पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। 120 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16। ये हमारा आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दे रखा है और करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं एक बार। अच्छा, क्वेश्चन स्टेटमेंट और आर्गुमेंट वाले हैं 46। इसमें क्या करना है? शुड पेरेंट्स बाय वॉर टाइप वीडियो गेम्स फॉर देयर चिल्ड्रन? मतलब क्या जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो लड़ाई झगड़े युद्ध वाले जो वीडियो गेम्स हैं, क्या वो देने चाहिए अपने उनके फादर्स को? मतलब अब जो फादर्स हैं उनको बच्चों को, उनके बच्चों को लड़ाई झगड़े वाले वीडियो गेम्स देने चाहिए? तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या है? एक यस वाला, एक नो वाला। यस में क्या है? सच गेम्स आर यूजफुल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग स्किल इन चिल्ड्रन। वॉर टाइप टॉयज डू नॉट टीच चिल्ड्रन गुड वैल्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम एकदम सॉलिड लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आंसर दिया है बोथ द आर्गुमेंट आर स्ट्रांग। ऐसे क्वेश्चंस में हम श्योरिटी से आंसर सही नहीं कर सकते। कई बार हम यही कहेंगे कि सेकंड आर्गुमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अगर हम वॉर टाइप के वीडियो गेम्स देंगे तो वो वायलेंस आएगा बच्चों के दिमाग में, वो लड़ाई झगड़े और मारपीट करना ये नॉर्मल समझेंगे इन चीज़ों को। तो मे बी वो हिंसक हो जाए बच्चे बचपन से ही। तो कुल मिला के लेकिन आरआरबी ने दोनों जो आर्गुमेंट है दोनों को स्ट्रांग माना था। तो हमें आरआरबी के बात को समझना पड़ेगा, इसकी मेंटालिटी को, कि नेक्स्ट एग्जाम में जब भी इस टाइप के सिचुएशन के क्वेश्चन आएंगे तो हमें रिपीट करना है इस आंसर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन आइटम पर केजी? पर केजी, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आई थिंक 2.1 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2.3 आए। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 पॉइंट आई थिंक 2.6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.3 आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 324 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल्डेड इनटू अ क्यूबॉइड whose length, width, height are in the ratio 3:2:1 2:2। मतलब देखो, क्यूब है, इतनी वैल्यूम का है, 324 का है उसकी वैल्यूम, वॉल्यूम, वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ। और जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है इसका रेशियो दे रखा है, तो हम इजीली कर लेंगे। एक्स कर लेते हैं, कोई एक कॉमन मल्टीप्लायर ऐड, सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर। तो सपोज कर लो 3x, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है, तो वॉल्यूम 324 ही रहेगा इंटू 2x इंटू 2x। ये हो जाएगा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3108 और ये 254 एंड 227, तो मतलब 27 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब क्या पूछ रहा है? लेंथ। तो लेंथ क्या है? 3x है। 3x 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो लेंथ इसका हो गया
आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 49। 49 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए हमें सीधे और सीधे सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। कैसे करेंगे सॉल्व? इजीली एलसीएम लेना है, सॉल्व करते जाना है। तो जोड़ा बना लेते हैं दोनों का। 7 जोड़ा ऐसे बना लेते हैं, 7 बाई 9 11/12 प्लस ये एक जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया 13/16 माइनस 1/8। इसको हम कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 36। ठीक है, 7 4 ज़ा 28 और 33 माइनस में रहेगा, प्लस 13 माइनस 2/16। तो ये हमारा आ जाएगा 5/36 माइनस में प्लस 11/16। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा 144। तो जब करेंगे तो 79/144 ही आएगा। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ऑन लैंड, एंजल वाटरफॉल। सेम क्वेश्चन आगे के जो पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है प्रीवियस ईयर में, उस सेट में भी यही क्वेश्चन था, लॉन्गेस्ट वाटर और हाईएस्ट वाटरफॉल, और इसमें भी है एंजल वाटरफॉल। सेकंड है तुगेला वाटरफॉल है जो तुगेला। और इंडिया की जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कुच्चिकल वाटरफॉल इंडिया में हाईएस्ट है। और ये सब मतलब सुपरलेटिव जीके हैं और ये रिपीट होते रहते हैं अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 51 में इंडियन एयर फोर्स वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर जो है वो एयर फोर्स डे भी कहलाता है। बाकी डेट्स में 16 दिसंबर, नॉट 1932, 16 दिसंबर जो है ये विजय दिवस है, क्योंकि इस दिन 1971 में जो बांग्लादेश वॉर हुआ था इसमें इंडिया जीता था और बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में गिवन है एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न में हमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 3 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 12 का, तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 12 का, तो यहाँ पे 12 का, तो यहाँ पे 20 आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लॉजिक लग रहा है। एक और लॉजिक देखते हैं। हाँ, 17 और 13 को जब ऐड करेंगे तो ये 30 आ रहा है, और 16 और 14 को ऐड करेंगे ये भी 30 आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 21, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 21। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 49, तो यहाँ भी 49 आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो लॉजिक हो गए। क्वेश्चन नंबर 53। व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था, ये तो इजी हो जाएगा। 1974 ये तो हुआ था, बट 18 मई को हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इसको कहते हैं, ये जो पोखरान हुआ था ना, इसको कहते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और जो 11 और 13 मई 1998 को जो हुआ था, ये हुआ था
पोखरान 2 और इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर आते हैं पोखरान में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner। ठीक है, इसमें हम अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं तो ये आ जाएगा 7 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 3 9 अल्फ़ाबेट है, 3 6 एंड 8 अल्फ़ाबेट है, 5 मतलब अल्फ़ाबेट का ऑर्डर तो नहीं है इसमें, ऑड वन। और क्या है इसमें, टीचर, प्रिंसिपल, इंजीनियर, डॉक्टर। ओके, टीचर क्या है, टीचर एक तरीके का प्रोफेशन है, प्रोफेशन है। प्रिंसिपल प्रोफेशन भी है और एक पोस्ट होता है, पोस्ट है ना, ये पद है, कोई टीचर प्रिंसिपल बन सकता है। इंजीनियर भी प्रोफेशन, अच्छा ठीक है, ये इसमें ऑड वन फाइंड करना है ना, तो ये टीचर जो होता है ये प्रोफेशन होता है, प्रिंसिपल प्रोफेशन नहीं होता है। प्रिंसिपल बनते हैं, जो टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोफेशन, 3 प्रोफेशन है, बाकी प्रिंसिपल जो है ये पोस्ट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है 50 लीटर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 20% स्पिरिट एंड 10 लीटर ऑफ 20% स्पिरिट इज एडेड विथ 10 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, 50 लीटर है लिक्विड, इसमें 20% स्पिरिट है एंड 80% वाटर हो गया, तो 20% कितना हुआ, 10 हुआ, और 80% कितना हुआ, 40 लीटर हुआ। कह रहा है कि 10 लीटर वाटर जो है, ये 10 लीटर वाटर और ऐड किया जा रहा है, 10 लीटर वाटर और ऐड किया जा रहा है, तो कितने हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में लिक्विड में हो जाएगा 50 लीटर वाटर और 10 लीटर स्पिरिट। तो 10 लीटर स्पिरिट अगर 60 में कितना परसेंट होगा, 10, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 50/3, 16 2/3%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56, a ball contain 9 blue ball, 7 white and 5 black balls. 2 balls are drawn in one go। मतलब टोटल हो गए, टोटल बॉल 21 है और 2 balls are drawn in one go, इकट्ठा 2 बॉल निकाले जा रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 बॉल बीइंग व्हाइट। देखो, अगर अगर एक बॉल निकाला जाता है, उसकी व्हाइट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/21, लेकिन 2 बॉल इकट्ठा निकाले जा रहे हैं, तो 2 बॉल जब इकट्ठा निकाले जा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, अगर ये सिंपली इतने 21 बॉल्स में अगर व्हाइट बॉल निकालना होता तो 7/21 होता आंसर, लेकिन इसमें 2 बॉल निकाले जा रहे हैं, तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद बाकी जो, अब इसमें कंडीशन दिया है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 बॉल बीइंग व्हाइट, मतलब कि एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की तो ये है, बाकी रिमेनिंग बॉल जो है वो व्हाइट ना हो। तो रिमेनिंग बॉल कौन से हैं, 9 और 5, ये ब्लैक और ब्लू है, तो ये 14 हो गए, और 20 क्योंकि एक बॉल तो व्हाइट निकालनी है तो हमें 20 ही लेना पड़ेगा टोटल बॉल, क्योंकि एक बॉल हमें व्हाइट चाहिए ही चाहिए, तो एक को हम डिक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 7 3 7, और ये हो जाएगा 5, 7/15, ये आंसर आ जाएगा। ये अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बट पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है। इसका एक और तरीका है, कॉम्बिनेशन का तरीका है। इसका कॉम्बिनेशन का तरीका कुछ ऐसा है कि 21 में से
हमको 2 बॉल निकालने हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा ये इसका 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 20 इज इक्वल डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 210। टोटल कॉम्बिनेशन ये बन रहे हैं अगर 2 बॉल एक साथ निकल रहे हैं। बाकी एक वाइट में से एक निकालने हैं, बाकी रिमेनिंग में से एक निकालने हैं, और टोटल कॉम्बिनेशन ये है। तो ये 7/15। तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ साथ कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन है, और इसके ये 2 मेथड है। एक तो ये लॉजिक, जिसका लॉजिक क्लियर है वो इस तरीके से कर लेगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर किशोर कैटेगरी अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना आई थी ये 2000, मुद्रा योजना आई थी 2015 में, हाँ 2015 में आई थी। इसमें इसमें 3 कैटेगरी बनाए गए थे। इसमें मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी थी। तो 3 कैटेगरी थी, एक तो थी ये शिशु, दूसरी थी किशोर, और तीसरी थी तरुण। शिशु में 50,000 तक के लोन दिए जाते थे, 50,000 रुपए तक के। किशोर में 50,000 से 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। तो मैक्सिमम 10 लाख तक लोन मिलते थे, मिनिमम 50,000 मिलते थे। किशोर जो है ये दूसरी बीच वाली कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में है विच among the following is the tallest tree species in the world। ये क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन ज्योग्राफी। तो इसमें इसके लिए जब हम जीएस पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये बहुत डिटेल में। तो इसमें प्लांट्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और भी उनसे रिलेटेड चीज़ों को हमें बताया जाता है, पढ़ा जाता है इसमें नेचुरल वेजिटेशन में। इसमें क्या है ना, टॉलेस्ट रेड ट्री स्पीसीज ये हो गया रेडवुड, बिल्कुल सही है। इसमें ओक जो है ना, ये होते हैं बांज के पेड़। ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, और इक्लिप्टस जो है ये इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव होते हैं। इनसे रिलेटेड ये चीजें ये उत्तराखंड में बहुत पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये पेड़ पानी को सोख के रखते हैं, मतलब ये वाटर के एब्जॉर्ब करते हैं। पहाड़ों में पहले के ज़माने में ये भी होता था कि पेड़ के जो छाल थे उसको छील के लोग इन पेड़ों के छाल से पानी भी निकालते थे। तो ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, इक्लिप्टिस इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में है अ ट्रेन सर्विस गॉट डिसरप्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट आफ्टर अ ट्रेवल ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया। द स्पीड वॉज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड समझ लो ये है, ओरिजिनल स्पीड है 5s, ओरिजिनल स्पीड है 5s। तो कह रहा है कि ये 5s स्पीड से चल रहा था, और एक्सीडेंट होने के बाद ये डी डिस्टेंस 4s स्पीड से चला है ये, ठीक है। तो इट कॉज्ड अ डिले ऑफ 45 मिनट। मतलब अगर ये अपनी स्पीड से, ये 4 स्पीड से चला, अगर ये अपनी स्पीड से चलता तो ये 45 मिनट्स देरी से चल रहा है एक्सीडेंट के बाद। तो ये मिनट है, इसको कर लेंगे हम आवर्स में कन्वर्ट, और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ds डिवाइड बाई 4s इंटू 5s इज इक्वल्स टू 3/4। s कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 15s आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। क्या सेकंड केस है, इफ द एक्सीडेंट हैज हैपेंड 18 किलोमीटर फर्दर
इट वुड हैव बीन रनिंग लेट फॉर 36 मिनट। जो 30 किलोमीटर चलने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये अगर 18 किलोमीटर और चल लेता, मतलब 30 में और 18 ऐड कर देते हैं तो डी में 18 माइनस कर देते। तो सेकंड केस में क्या होगा कि ये डी माइनस 18 एक्सीडेंट के बाद वाली स्पीड टाइम, और ये इसकी अपनी स्पीड पे जब चलेगा तो 36 मिनट का आएगा डिफरेंस। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा एंड 12 4 जा, 12 5 जा। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा d माइनस 18 s डिवाइड बाई 4s इंटू 5s इज इक्वल्स टू 3/5। s कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा d माइनस 18 इक्वल्स टू 12s। यहाँ पे d की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15s माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12s। तो ये आ जाएगा 3s इज इक्वल्स टू 18, s इज इक्वल्स टू 6। लेकिन इसकी क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड 5s हमने एज्यूम की थी, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी 5 इंटू 6, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके ऑथर है जॉन मेनार्ड कीनीज। जॉन मेनार्ड कीनीज क्या है, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फैक्ट है और अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें एक फैक्ट और ऐड कर सकते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। एडम, ये भी अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इंटू, ऐसे अगर 4 का कहेंगे तो 4 इंटू 10, या 9 का कहा जाएगा तो 1 2 3 4, 9 इंटू 10 के पावर 4। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में है, बैटल इन विच बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ पानीपत 1526, और ये फर्स्ट है। सेकंड हुआ था 1556 में, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ये इसकी कहानी ये है कि जो इब्राहिम लोदी है ना, उसके चाचा जो हैं वो, और एक पंजाब का जो गवर्नर था उसके चाचा हो गए आलम खान, ये इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, प्लस दौलत खान लोदी। ये दोनों जो है इब्राहिम लोदी से चिढ़ते थे, तो इन्होंने इनवाइट किया बाबर को कि आ जाओ। जब बाबर आया तो इन लोगों ने हेल्प की बाबर की, और फिर बाबर ने इब्राहिम को लोदी को डिफीट कर दिया, और उसके बाद से मुगल एरा शुरू हो गया 1526 से। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये इलेक्शन से रिलेटेड है, वोटिंग 326। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में, हु वन द बैटल ऑफ हेडेस्पस, बैटल ऑफ हेडेस्पस या फिर बैटल ऑफ झेलम या फिर बैटल ऑफ वितास्ता। ये हुआ था 326 BCE। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, और बहुत ही फेमस लड़ाई है। और ये एक ऐसा डेट है ना हिस्ट्री का, इसके पहले की जो भी घटनाएं थी ना, जो डेट से वो लगभग में थे, ये एक एग्जैक्ट डेट है हिस्ट्री का, और इस डेट से रिलेट करके बहुत सारी डेटें निकाली गई हैं। कुल मिला के इस डेट का, इस वॉर का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है,
Which article of Indian Constitution says the state shall take steps to separate judiciary from the executive in the public services of the state? कुल मिला के जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन आर्टिकल 50 में दे रखा है। ये है डीपीएसपी, डीपीएसपी का है पार्ट। अब डीपीएसपी क्या है, ये पार्ट 4 में है और डीपीएसपी पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं ये आर्टिकल्स डीपीएसपी के और फंडामेंटल राइट्स के और फंडामेंटल ड्यूटीज के। आर्टिकल 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आई थिंक ये हाँ ये फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 55 जो है ये यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। आर्टिकल 35 डीपीएसपी का, डीपीएसपी नहीं, फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में है 5 गर्ल्स प्रिया, उषा, रिया, श्रेया, टीना wrote a novel. The one who wrote first gave it to रिया। मतलब जो भी पहले लिखा था ना उसने रिया को दिया, मतलब सेकंड है रिया। The one who wrote last took it from प्रिया। अब जो लास्ट में लिख रहा है ना वो प्रिया से ले रहा है, मतलब प्रिया से लास्ट में है। कितने हैं टोटल, 5 है ना, तो 2 और 2 बीच में बस एक आएगा। There were 2 writers in between उषा एंड प्रिया। उषा और प्रिया के बीच में, एक मिनट, टीना वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट वन, तो मतलब टीना बीच में होगी। उषा और प्रिया के, उषा और प्रिया, तो उषा के बीच 2 है तो ये है। लास्ट में कौन आ गई, श्रेया। तो क्या पूछ रहा है, हु वाज द लास्ट टू राइट द नोवेल, श्रेया। आंसर आ गया श्रेया। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में है, सिंप्लीफाई करना है हमें, इसके लिए है बोर्ड मास, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऑफ ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट देखेंगे, ये 10 हो जाएगा इंटू 4/2 प्लस 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 3, मिला के 22 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा 2015 में। स्कीम्स बहुत आती हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, यूपीएससी से लेके आरआरबी ग्रुप डी में हर एग्ज़ामों में स्कीम्स आते हैं। लेकिन सारे स्कीम्स नहीं, जो स्कीम या तो न्यूज़ में होते हैं या तो वो उनमें कुछ नई रिपोर्ट आई होती है, न्यू रिपोर्ट्स होते हैं, न्यू रिपोर्ट्स आए हुए होते हैं, वो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69, एंटोमोफिली पॉलिनेशन अकर्स। एंटोमोफिली एक वर्ड है, एंटोमोलॉजी, ये होता है एंटो, ये वर्ड रिलेट करता है इंसेक्ट से। ये है ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज इंसेक्ट्स, मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट है ये। तो उसी से हम समझ सकते हैं, एंटो है ना, एंटो पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में है, एक्स कैन वर्क एज फास्ट एज वाई एंड जेड टुगेदर। मतलब अगर एक्स डी डेज में काम कर रहा है किसी काम को, तो वाई प्लस जेड भी डी डेज में कर लेंगे। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क 3 times एज फास्ट एज जेड। मतलब एक्स प्लस वाई ई डेज में अगर कोई काम कर रहा है तो जेड जो है वो 3 ई डेज लगेगा, क्योंकि ये 3 times फास्टर कर रहे हैं ये काम। इफ ऑल
3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज। कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया एक्स वाई ई डेज में कर रहे हैं, तो जेड 3 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो तीनों कितने दिन में करेंगे? देखो एक्स वाई ई डेज में किसी काम को खत्म कर रहा है, ठीक है, तो ई डेज में एक काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 1/e काम का 1/e हिस्सा करेगा। वहीं z अगर 3a डेज में कर रहा है एक काम को, तो एक दिन में वो 1/3e हिस्सा करेगा। तो एक दिन में एक्स वाई मिलके इतना कर रहे हैं और z इतना कर रहा है, तो ये दोनों एक दिन में, तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? तीनों एक दिन में, तीनों मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों करेंगे एक दिन में 1/e प्लस 1/3e, तो ये हो जाएगा 4/3e। एक दिन में ये इतना कर रहे हैं और 15 दिन में ये काम खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये टोटल डेज कितना ले रहे हैं? 3e/4 ले रहे हैं, और एक्चुअली में गिवन है कि ये 15 डेज ले रहे हैं, तो e की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमें 20, और e की वैल्यू जब 20 हो जाएगी तो z कितना दिन ले रहा है? 3e, मतलब z लेगा 60 डेज, और ये हमारा आंसर हो गया 60 डेज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है वॉच टावर ऑफ 200 मीटर हाइट, angle of depression of two cliffs in a horizontal line through the base of the tower are 45 and 30 डिग्री। ये कोई टावर है और हॉरिजॉन्टली दो पॉइंट, एक 45 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट से 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। इसकी हाइट है 200। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड। सेम साइड मैंने बनाया है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो tan क्या हुआ? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हुआ? tan 45 डिग्री होता है 1, मतलब जो 200 ये है, ये इसका 1 गुना ये होगा बेस। उसके बाद ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जब हम देखेंगे तो tan 30 डिग्री कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा tan 30 डिग्री 200 डिवाइड बाई 200 प्लस d, ये हो जाएगा 1/√3। तो हमें मिल जाएगा, अब ये हमें इक्वेशन मिल गया, यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये d हो जाएगा 200 प्लस d इज इक्वल्स टू 200√3। तो d आ जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 200। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में गलती हो गई है कमीशन की, आरआरबी वालों की। क्या गलती हुआ है कि ये 1 है, 1 माइनस √3, √3 मतलब 1.732, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल डेसिमल में आएगा डिफरेंस, और जब मल्टीप्लाई होगा तो भी डेसिमल में रहेगा, और डिस्टेंस का डेसिमल में होना कोई तुक नहीं बनता। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो डेसिमल में हो सकते थे वैल्यू, लेकिन ये डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो ये √3 - 1, ये ऑप्शन गलत बनाया गया है आरआरबी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है इन अ सर्कल टू chords of length x and y subtends the angle of 60 डिग्री and 90 डिग्री at the center respectively। वो सर्कल है,
ये सेंटर है उसका। अब ये एक कॉर्ड जो है ना एक्स लेंथ का है वो 60 डिग्री बना रहा है, और एक और कॉर्ड है वो 90 डिग्री बना रहा है। कह रहा है कि एक्स और वाई का रिलेशन क्या होगा ना, एक्स और वाई, हाँ सिनेरियो ऑप्शन में सारे एक्स एंड वाई का रिलेशन दिया। देखो अगर 60 डिग्री ये है तो ये तुम्हारा हो गया एक इक्वलैटरल ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारे सारे इसके साइड्स इक्वल होंगे वो, ठीक है, इक्वलैटरल ट्रायंगल। इसमें ये 60 डिग्री है तो चूंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है तो ये रेडियस रेडियस क्या है, इक्वल है। मतलब ये एंगल 120 जो भी 60 के बाद 180 में 60 माइनस करने पे 120 आ रहा है, तो 120 का हाफ हाफ होगा, ये इक्वल ही होना चाहिए। ये भी 60 ये भी 60, तो कुल मिला के ये एक्स और ये एक्स, तो ये एक्स फिर ये भी एक्स, अब बचा ये वाई, ये 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज चाहिए वाई, इसको क्या बोलते हैं, लंब आधार कर्ण, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया वाई। तो वाई फिर क्या हो गया, वाई हो गया, सिंपल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब वाई जब इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x√2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में हमें करना है सिंप्लीफाई इस वैल्यू को। सिंपल है, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12 और ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है साइंस, जनरल साइंस का। कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, ठीक है, नेचुरली कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, ये मिनरल्स हो गया। फ्लक्स क्या है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, फिजिक्स में ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ये, और केमिस्ट्री में ये मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज होता है। वहीं और जो है ये नेचुरली अकरिंग रॉ मिनरल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। और स्लैग भी आई थिंक मिनरल्स के इम्प्योरिटी रिमूव में ये स्लैग का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में है, in a given population 20% of population is affected with asthma, out of which 90% of asthma patient used to work in the फ्लावर मिल, आटे की चक्की में काम करते हैं। देखो 20% टोटल पॉपुलेशन एक्स है, ठीक है, उसका 20% काम करता है, 20% को अस्थमा हुआ है, गुड, उस 20% जो अस्थमा, उसके 90% लोग आटे की चक्की में काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया 18/100x 9/50x, इतने लोग ऐसे हैं जो अस्थमा हुआ है और आटे की चक्की में इतने लोग काम करते हैं टोटल पॉपुलेशन का। इफ 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन द फ्लोर मिल, then what will be the percentage of people working in the flour mills who are suffering from asthma। तो इतने तो जो है अस्थमा वाले जो चक्की आटे चक्की में काम करते हैं, बाकी टोटल पॉपुलेशन का 30%, मतलब कि 30% 3/10, इतने लोग जो है टोटल काम ही करते हैं जिसमें से इतने को अस्थमा हो रखा है। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल है, परसेंटेज का 9x डिवाइड बाई 50, 3x डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 3 3 हो गया, ये हो गया 5 2 जा, तो ये हो गया 60%। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4 में सॉल्व कराए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76, हु हैज बिल्ट द हवा महल, हवा महल किसने बनाया है, ये एक्चुअली में है जयपुर में, बहुत फेमस है। उसके बाद सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने बनाया है 1799 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है, पहले दोनों के जो है ना उसमें दोनों को कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन कैसे होगा, 75, तो ये 3 इंटू 25, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5√3 हो जाएगा। और 147 ये हो जाएगा आई थिंक 7 इंटू 21, 7 इंटू 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7√3। तो अब बस इनको ऐड करना है, तो 12√3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। 18 skilled workers can complete a task in 12 days, while 24 semi-skilled workers need 15 days to complete the same work। ठीक है, देखो 18 स्किल्ड वर्कर 12 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, वहीं 24 सेमी स्किल्ड वर्कर 15 डेज में कर रहे हैं। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे ना, तो हमें कितने स्किल्ड वर्कर के बराबर कितने सेमी स्किल्ड वर्कर हैं इसका एक रिलेशन मिल जाएगा। तो इक्वेट करने का तरीका ये है कि अगर एक दिन में ही एक दिन में काम खत्म करने के लिए कितने स्किल्ड वर्कर चाहिए और एक दिन में काम खत्म करने के लिए कितने सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो निकालते हैं। इसको निकालते हैं पहले। एक दिन में खत्म करने के लिए 18 इंटू 12 स्किल्ड वर्कर चाहिए एक दिन में खत्म करने के लिए, क्योंकि 12 गुना काम बढ़ गया है। अगर 12 दिन में 18 लोग 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 18 इंटू 12 दिन घटेंगे तो वर्कर ज़्यादा चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स। तो हमें एक दिन में ख़त्म करने के लिए 18 इंटू 12 चाहिए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें, इसको ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 और ठीक है 216 स्किल्ड वर्कर चाहिए एक दिन में ख़त्म करने के। वहीं जब हम सेमी स्किल्ड वर्कर का निकालेंगे कि एक दिन में ही काम खत्म करना है, तो कितने सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो ये 24 इंटू 15 सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए एक दिन में काम खत्म करने के लिए। तो ये हो जाएगा 360। अब यहाँ से एक दिन में ही इतने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, तो मतलब दोनों की इफिशियंसी इक्वल है, तो इनको इक्वेट कर देंगे। कैसे करेंगे, 2016 स्किल्ड वर्कर जो हैं ये बराबर हैं 360 सेमी स्किल्ड वर्कर के। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं 4 से, 4 9 एंड 4 5 एंड 4। अब ये 9 से कैंसिल करते हैं, 9 10 जा, 9 6 जा, फिर उसके बाद कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कुल मिला के 3 स्किल्ड वर्कर ये इक्वल है एफिशिएंसी में 5 सेमी स्किल्ड वर्कर के साथ। ठीक है, 12 skilled worker started the task but 3 of them left after few days। मतलब 9 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 छोड़ दिए। ठीक है, हाउ मेनी सेमी स्किल्ड वर्कर्स शुड रिप्लेस द 3 स्किल्ड वंस। अच्छा, 3 लेफ्ट कर रहे हैं, तो 3 सेमी स्किल्ड तीन स्किल्ड वर्कर जो लेफ्ट कर रहे हैं वो 5 सेमी स्किल्ड वर्कर के इक्वल है, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में है, अच्छा ठीक है, पेयर दे रखा है उनका रिलेशन। तो ट्रेन जो है वो ट्रेवल करता है, पेन जो है वो राइट करता है, लिखता है। ट्रेन ट्रेवलिंग के लिए, पेन राइट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में करना है हमें पैटर्न देखना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है वहां पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो 126 है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63,
9 7 जा 63, हाँ, इंटू 2 126, 8 6 जा 48, 48 इंटू 5 240। सिंपल था। क्वेश्चन है ये 81 में, नोबेल पीस प्राइज 2018। अब अगर आरआरबी 2025 में जब होगा तो ये पूछेगा 2024 का। तो निहोन करके है कोई, उनको मिला है पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइक्स आर इज 1 लाख। 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। दो बाइक्स हैं, उनके कॉस्ट प्राइस हैं, उनके सम है 1 लाख, जिसमें अब 1 लाख है, उसमें से इस तरीके से वन बाइक वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड वन सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। एसपी सेम है, ठीक है। एसपी प्रॉफिट और एसपी लॉस, एसपी सेम है। 20% प्रॉफिट हो रहा है, दो बाइक है ये, उसमें से एक में 20% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 20% लॉस हुआ है। ओके, अब देखो इसमें क्या करना होता है ना, इसमें अगर शॉर्टकट कहें, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, दो का है ना ये सम। सपोज कर लो 100 रुपए की एक बाइक है, तो उस पर अगर 20% प्रॉफिट लगेगा तो 120 होगा, ठीक है। 120 होगा, इसका रेशियो हो जाएगा 5 6। वहीं अगर 100 रुपए की कोई बाइक है, उस पर 20% लॉस हो रहा है, तो ये 80 रुपीज़ का सेल होगा, एसपी होगा, 80 हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो ये है 5 और 4। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसपी सेम है, हमें इसको सेम बनाना है। तो इसको जब हम सेम बनाएंगे ना, तो इस वाले फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाले, और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में 6 को, तो फर्स्ट इंटू 4 जब करेंगे तो ये 20 और ये 24 आ जाएगा। सेकेंड इंटू 6, तो ये 30 और ये 24 आ जाएगा। एसपी सेम कर दिया हमने, ठीक है। टोटल सीपी अलग अलग था, अब क्या होगा, टोटल सीपी 50 आ रहा है। हमने 100 एज्यूम किया था, तो इस हिसाब से हम एज्यूम करके चले और हमने दोनों का सम 50 निकाला है। जब एसपी दोनों की सेम होगी तो ये 50 बन रहा है। ये 50 कितना टाइम्स है, 50 का कितना टाइम्स है 1 लाख, ये अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, व्हाट इज द सीपी ऑफ फर्स्ट बाइक, तो हम सीपी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 50 का कितना टाइम्स हो रहा है, ये 1 लाख डिवाइड बाई 50, ये आ जाएगा 2 1 2 3, इतना टाइम्स हो रहा है। और सीपी फर्स्ट की कितनी है 20, तो 20 इंटू 4 40,000। सेकेंड की कितनी होगी 60,000। क्वेश्चन नंबर 83, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इन 2019? ग्रेटर नोएडा में किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये अक्सर रिपीट होते हैं, ना केवल आरआरबी ने रिपीट किया है इसको, ये पीसीएस के एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं। ये एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी थी राजा जे चेलिया के चेयरमैनशिप में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ और कमिटीज़ हैं फेमस, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह, इन्होंने 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इन्हीं की जो कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 में 57 में थी, ये पंचायत राज से रिलेटेड है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद
हाँ, कुछ और कमिटीज़ हैं जैसे कि राजा वेस्टर्न घाट पे गढ़जिल, वेस्टर्न घाट गढ़जिल कमेटी, रंगाराजन कमेटी, रंगाराजन कमेटी, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी, तेंदुलकर कमेटी हुई, ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। डैश इज द ओनली स्टेट इंडिया वेयर संगाई डियर इज फाउंड। संगाई डियर क्या होता है ना, ये एक्चुअली में है डांसिंग डियर। ये डांस करते हैं इसलिए इनका नाम है डांसिंग डियर। और ये पाए जाते हैं लोकटक लेक, लोकटक लेक, किमजोम नेशनल पार्क, यहाँ पे मणिपुर में है ये किमजोम नेशनल पार्क। यहाँ पे ये डियर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और खास बात है इस लोकटक लेक की, फुमडी। फुमडी एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, फुमडी वो पाए जाते हैं। और ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी बहुत पूछता था एक समय इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें क्या करना है, ग्राफ दिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एसीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पी एल एस ई एंड एच, ठीक है, थाउजेंड्स में दिया है। सोल्ड बाय सप्लायर इन 2018 और 19। ग्राफ पढ़ के हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, क्या करना है क्वेश्चन में, हमें करना है टोटल number of ACs in 18-19 together. For which of the following pair of brands was the total number of ACs sold in equal? अच्छा, किस ब्रांड की जो टोटल एसीज है ना वो सेम है। देखो, ई और एच का देखते हैं। ई का है 70, एच का है 68, इसका है 58, इसका है 68 और पी का है 55। तो 68 और 68 मतलब हमें किसका सेम मिल रहा है, एच और एल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द गिवन लाइन ग्राफ shows the total number of course books of science, drawing, Hindi, mathematics and English in thousand numbers sold by printing company in 2017 and 18। मतलब 17 और 18 में बुक्स जो है साइंस, ड्राइंग, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इन बुक्स के जो सेल है, सेल इनको सोल्ड किया गया था, इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, कि कौन सी कंपनी का सेल कितना हुआ है, ठीक है। सेल फॉर विच बुक इन विच सब्जेक्ट हैज फॉलन द मोस्ट बिटवीन 17 एंड 18। 17 और 18 में सबसे ज्यादा सेल किस बुक की गिरी है, डाउन हुई है, फॉलन। तो पहले 17 देखते हैं। 17 जो है ये डॉटेड है, 18 तो मतलब एस का तो बढ़ गया है, साइंस का बढ़ गया है, ड्राइंग का भी बढ़ गया है, एच का डिक्रीज हुआ है, एम का बढ़ गया है, ई का सबसे ज्यादा गिरा है, ई का 32 से 20 पे आ गया है, सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है, हमें क्या करना है, स्टडी द टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्जाम फॉर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, 5 डिफरेंट स्टेट्स एंड द आंसर, ठीक है। आंसर करना है इसको देख के, एपी है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है, केरला है। क्या आंसर करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन यूपीएससी। अच्छा, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। रेशियो इज समथिंग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 16 17 में
फ्रॉम एपी टू दैट ऑफ यूपी। अच्छा, मतलब एपी में 16-17 डिवाइड बाय यूपी 16-17, ये रेशियो में फाइंड करना है। तो कितने हैं 16 और 17 आंध्र प्रदेश में? 660। और 16-17 में ही यूपी में कितने थे? 950। 0 0 कैंसिल हो गया, 66/95। सिंपल आंसर, एकदम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89। 89 में दिया है बार ग्राफ। ठीक है, इस वाले जिस भी सेट का ये पेपर है, इस वाले सेट में आरआरबी ने सारे ग्राफ टेस्ट कर लिए। बार ग्राफ दिया है XYZ ऑटोमोबाइल्स की। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कह रहा है? कंपनी है ABC। ठीक है, 12 से 16 तक का है। क्या कह रहा है? विच ब्रांच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ XYZ ऑटोमोबाइल्स इन द गिवन पीरियड। इसमें पहले देखते हैं ग्रोथ किसका किसका ज्यादा है। ठीक है, A, B और C है। ए का ग्रोथ बढ़ गया, फिर घट भी गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो ए तो नहीं होगा। सी का ग्रोथ घट गया, घट गया, घट गया, सी भी नहीं होगा। बी का ग्रोथ बढ़ गया, बढ़ गया, सेम रहा, फिर बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बी का है। तो आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वैन डायग्राम बनाना है। वैन डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनाना है जहां पे रिलेशन दिखाना है हमें, ऑनेस्टी बनाना वर्च्यू। देखो, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी कुछ नहीं है, ईमानदारी। और वर्च्यू क्या है? वर्च्यू है सदाचार। तो सदाचार एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। सदाचार, सदाचार में हमारी आ जाती है ईमानदारी, नैतिकता, मतलब जो भी अच्छे आचरण हैं वो सारे सदाचार में आ जाते हैं। तो सदाचार एक बहुत ही बड़ा टर्म है। उसके अंदर बहुत सारे, जैसे ईमानदारी आ गई, इसको और इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी भी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद रेस्पेक्ट भी आ जाता है, मतलब सब कुछ आ जाता है। और लेकिन जो बनाना है वो फल है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। हाँ, ये रहा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, Baywatch is written as ZYWUYRAF. How will Efron be written? इसमें पैटर्न क्या है? HC ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें क्या है? BAWYAT। Z और B का क्या रिलेशन है? ZBYAWY। ओके, W के बाद वाला टर्म इसमें आ रहा है, मतलब Y के पहले का एक टर्म। ठीक है, A के B के पहले का। अच्छा, इसको एक A to Z, इसको एक सर्कुलर वे में एज्यूम करना है हमें, और B के एक पहले जाना है, मतलब A और Z, तो Z आ गया। ठीक है, ये बैक पैटर्न जा रहा है, बैक -1। तो यहाँ पे जब E देखेंगे ना, तो E के पीछे जाएंगे, E का आएगा C, F के पहले D, CD एक ही है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द नेम
द सेम रिलेशनशिप एज दैट। अच्छा, इसमें एक पेयर है, पेयर को सेटिस्फाई कराना है उनके रिलेशंस को। किंगफिशर एक बर्ड का नाम है, एप्पल एक फ्रूट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें क्या दिया है? 4 पेयर ऑफ वर्ड हैं। अच्छा, 4 word pairs have been given, out of which 3 are alike. Are like in some manner. अच्छा, टोमेटो फ्रूट है, क्रिकेट स्पोर्ट है, नट आलमंड एडिडास ब्रांड है। अच्छा, नट और आलमंड दोनों एक, दोनों दोनों वो है, मतलब नट आलमंड थोड़ी है, आलमंड अलग है नट अलग है, दोनों एक दूसरे के, दोनों नट्स में आते हैं, ड्राई फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें पैटर्न दिया है, पैटर्न में हमें ये क्वेश्चन मार्क जो है उसको फिल करना है। तो ST EFG, अच्छा ठीक है, FGHI, फिर J, फिर KLM, EFGHIIJKLM, NOPQRST। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, फिर 3, फिर 2, फिर 3 आएगा। TUVWX आना चाहिए, और X आ भी रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में है 4 words have been given। अच्छा ठीक है, 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, तो जो अलग है उसको फाइंड करना है। फिलर्स, इंसिसर्स, कैनाइन और प्रीमोलर। तो प्रीमोलर, कैनाइंस और इंसिसर, ये सारे जो मोलर, ये सारे दांत के टीथ हैं ये, और फिलर जो है ये टीथ नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में है सेलेक्ट द टर्म फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करने। इसको हम ऐसे करेंगे सॉल्व कि पैटर्न देखते हैं पहले। A B A C F J O, ठीक है। इसमें आ जाएगा B, C D E F, F का G H I J, K L M N O। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4, अब 5 हमें इंक्रीज करना है, 5 गैप देना है। O P Q R S T, तो U आ जाएगा। U यहाँ पे 3 में दे रखा है। पैटर्न, अब नंबर वाले पैटर्न देखते हैं। 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे 1 2 2 4। अच्छा, 4, ये एक बार 1 आया, उसके बाद 2 2 बार आया, 4 4 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न आ जाता है 13U। 13U आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें करना है सेलेक्ट द गिवन पैटर्न केयरफुली। पैटर्न को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें देखो, देखते हैं अल्फ़ाबेटिक का जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे आ रहा है। FGHIJ, JKLMN, NOPQR नहीं आ रहा है, N के बाद U, इसलिए U काफ़ी लंबा जा रहा है। इस पैटर्न को देखते हैं यहाँ से। Q, अच्छा हाँ, Q, PQRSTU। अच्छा, ये इधर से जा रहा है, फिर ये इधर से जा रहा है, तो तीन पीछे जाएंगे। 3 पीछे जाएंगे, मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQ, तो MNOPQ, फिर Q आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे M आ जाएगा, जो कि आंसर है। उस पैटर्न पकड़ना था हमें। क्वेश्चन नंबर 98।
क्वेश्चन नंबर 98 में, ठीक है, इसमें भी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा ये हमें देखना है। तो हम पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसका पैटर्न होगा ओ, नहीं, इसका पैटर्न होगा D4W GT KP SHVE। यहाँ पे हमें लाना है, कौन सा नंबर लाना है? ABCDEFGHIJK और उसके बाद STUV। अच्छा 2 है, इधर 2, फिर इधर 3, फिर 2 आएगा, तो के के बाद आ जाएगा LMNO, ओ आ जाएगा, ठीक है, ओ वाले 3 है। और नंबर का पैटर्न क्या चल रहा है? 1 4, अच्छा 5 + 4 9, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 + 5 करेंगे तो 14। अच्छा ठीक है, मिल गया पैटर्न। ये एक्चुअली में ये सीक्वेंस जा रहा है 4 5, ये जा रहा है 4 5 9 23 37। ये एडिशन का जा रहा है सीक्वेंस। यहाँ से तो सिर्फ एक ऐड किया गया, बट इसके बाद ये 4 + 5 9 हो जा रहा है, 5 + 4 14 हो जाएगा, और 14 + 9 23 हो जाएगा, 23 और 14 37 हो जाएगा। तो ये 14 यहाँ पे मिल रहा है एक ही ऑप्शन में, इसलिए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में है वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम ब्लू एक कलर है, पानी लिक्विड फॉर्म में है एक, और स्टार आसमान में है, तो तीनों का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। इसको, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम समय जब होते हैं तो मैं पैनिक कर जाते हैं हम लोग। इसमें इसका बेस्ट तरीका है ना, ये जो साइंस है ना, इसको पुट करके देखते हैं। पहला पुट करते हैं, तो पहला पुट करेंगे तो पहले के इसमें क्या आएगा, पहला पुट करके सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक 19, क्योंकि ये डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इंटू 2, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर उसके बाद इन तीनों को प्लस करना है। तो ये नहीं आ रहा है, नहीं इक्वल हो रहा है। सेकंड वाला पुट करेंगे तो 19 इंटू 2 + 2 इक्वल्स टू 40, 38 + 2 40, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये सेट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट देखेंगे।